अब प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल यानी चल और अचल के बारे में तो थोड़ा बहुत पता चल गया है। अब एक तीसरा टाइप सुन लो प्रॉपर्टी का, जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक मालमत्ता या संपत्ति कल्प। इसके अंदर आता है वो सब अमूर्त प्रॉपर्टी जो इंसान अपने बुद्धि के इस्तेमाल से उत्पन्न करता है और कोई उस आइडिया या कल्पना या उसके उत्पादन को कोई दूसरा कॉपी न कर ले। जैसे कोई कंपनी का लोगो या चित्र उसकी पहचान होती है तो उसकी रक्षा के लिए है ट्रेडमार्क। कोई मशीन या चीज़ बनाई हो जो अब तक किसी ने नहीं बनाई तो उसे बनाने के ड्राइंग्स के लिए पेटेंट और उस मशीन के लिए पेटेंट। कोई गाना या पिक्चर या ड्रामा की रक्षा के लिए कॉपीराइट। कोई डिज़ाइन की रक्षा के लिए डिज़ाइंस एक्ट वगैरह। तो इन एक्ट्स के अंदर रजिस्टर करना होता है जिसने इन सब को बनाया है उसको। ऐसे केस में कॉज ऑफ एक्शन होता है मोस्टली कॉपी करना या इन्फ्रिंज करना या नकल करना। ऐसे करने वाला होता है डिफेंडेंट और जो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक होता है वो होता है प्लेंटिफ। ऐसे केसेस जैसे ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर सेक्शन 134 के अंदर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, उसके नीचे के कोर्ट में नहीं। सेक्शन 20 सीपीसी ही नहीं तो जिसका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हुआ है या उस ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड मालिक या रजिस्टर्ड वापरने वाला जो प्लेंटिफ होगा वो जहाँ रहता है या काम करता है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर सकता है। अब एक जजमेंट दोड़ा हाउस वर्सेस एसके माइंगी AIR 2006 SC पेज 730 में कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन इन दो टर्म्स में भी फ़र्क किया गया है। वैसे ही है सेक्शन 62 कॉपीराइट्स एक्ट। तो ऐसे केस में सेक्शन 20 सीपीसी के व्यतिरिक्त मतलब एडिशन में है प्लेंटिफ के एड्रेस का ऑप्शन। अगर सेक्शन 20 सीपीसी के अंदर बैठ जाता है केस तो ये सेक्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट मोनोग्राफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस साइमाक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नोटिस ऑफ मोशन 494 ऑफ 2014 सूट नंबर 516 ऑफ 2013 में कहा गया है कि अगर प्लेंटिफ का रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में, प्लेंटिफ को अंडमान में भी एक ब्रांच है, डिफेंडेंट रहता हो दिल्ली में, कॉज ऑफ एक्शन हुआ दिल्ली में, तो प्लेंटिफ दिल्ली या मुंबई में केस कर सकता है, अंडमान में नहीं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन मानहानि के लिए अब तक ऐसा है कि एक हाईकोर्ट उस सोशल मीडिया वेबसाइट को आदेश दे सकता है कोई पोस्ट सारे देश से डिलीट करने। एक खास और मजबूत जजमेंट है दिल्ली हाईकोर्ट का स्वामी रामदेव एंड अनदर वर्सेस फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड एंड अदर्स CSOS 27 ऑफ 2019। ये भी है कि फेसबुक ने इस जजमेंट को चैलेंज किया है डिवीज़न बेंच के पास, लेकिन डिवीज़न बेंच ने स्टे नहीं किया है ऑर्डर को। वाणी की स्वतंत्रता एक आर्ग्यूमेंट था सोशल मीडिया का, लेकिन आर्टिकल 19(2) कॉन्स्टिट्यूशन का भूल जाते हैं। देखना है कि सोचो कोई एक राज्य के कोर्ट ने मानहानि का पोस्ट निकालने कहा और दूसरे राज्यों में वो उपलब्ध रहेगा तो वहाँ भी वो झूठी होगा ना। सेक्शन 21 CPC है। सोचो सुरेश ने रमेश के खिलाफ दावा किया हो तो। मैं सूट में डिफेंडेंट था, मैं सूट हार गया, इसीलिए अपील या रिवीजन में आया हूँ। मैं कहता हूँ कि सुरेश ने जिस कोर्ट में दावा फाइल किया वो गलत जगह के कोर्ट में फाइल किया था, इसीलिए उस कोर्ट को टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं था केस सुनने, तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या तुमने दावा फाइल होने के तुरंत बाद मतलब इश्यूज होने के समय या उसके पहले ऑब्जेक्शन दर्ज किया और उस जजमेंट से क्या कोई अन्याय हुआ है? मैं ये दो बातें परखूंगा और अगर ये दोनों सवाल के जवाब हाँ है तो नीचे के कोर्ट के जजमेंट में कैंसिल कर दूंगा और नहीं तो ये ग्राउंड नहीं मिलेगा तुमको। अगर तुमने अभी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के जगह पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का भी ऑब्जेक्शन उठाया होता तो भी यही दो प्रश्न के उत्तर में ढूंढता। अगर ये अपील या रिवीजन तुमने दावे की जगह कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के जजमेंट के खिलाफ फाइल किया होता और कहा होता कि उस एग्जीक्यूशन कोर्ट को टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो भी मुझे इन दो प्रश्न के उत्तर ढूंढने ही होते। सेक्शन 21A है कि अगर सुरेश ने रमेश के खिलाफ सूट 123 फाइल किया हो और उसमें डिक्री पास हो जाए तो कोई अलग सूट जैसे सूट 456 इस डिक्री के खिलाफ नहीं फाइल हो सकता इन्हीं पार्टीज के बीच, ये कह के कि पहले का सूट मतलब सूट 123 बिना टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के था। इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन के मुताबिक सूट 123 सूट 456 के बाद भी फाइल हुआ हो सकता है। सिर्फ इतना ज़रूरी है कि सूट 123 का जो डिक्री है वो सूट 456 के पहले आना चाहिए। सेक्शन 22 है कि अगर सुरेश मुंबई या दिल्ली में सूट फाइल कर सकता है रमेश और मंगेश के खिलाफ
और सुरेश चुनता है मुंबई को, लेकिन मंगेश को मुंबई दूर पड़ता है, तो मंगेश को सुरेश और रमेश को नोटिस देना होगा जल्द से जल्द, वो भी इश्यूज फ्रेम होने के पहले, और ट्रांसफ़र मांगना होगा। ये एप्लीकेशन मंगेश को कौन से कोर्ट में करना है वो सेक्शन 23 में बताया गया है। फिर जहां मंगेश ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल करता है, उस कोर्ट को सारे पार्टीज़ को सुनने के बाद डिसाइड करना होगा कहां प्रोसीड करना है सूट के साथ। सेक्शन 23 में बताया गया है कि सेक्शन 22 का एप्लीकेशन मंगेश को कहाँ करना है। सोचो अगर दिल्ली और मुंबई की जगह ये कोर्ट का ऑप्शन पूना जिला कोर्ट के नीचे के कोर्ट्स के हों। जैसे सोचो एक्स, वाई और जेड कोर्ट तीनों पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आते हों। मतलब केस से अपील अगर पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता हो तो पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है मंगेश को ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सीपीसी है कि अगर मंगेश के लिए दो ऑप्शन हो, एक जो पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे का कोर्ट हो और दूसरा जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे का कोर्ट हो। अब ये दोनों कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के नीचे आते हैं, तो मंगेश को बॉम्बे हाई कोर्ट जाना होगा। सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 है कि सूट तो चालू है बॉम्बे हाई कोर्ट के नीचे के कोर्ट में। अब अगर दिल्ली हाई कोर्ट के नीचे के कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन है मैटर सुनने का और मंगेश को उस दिल्ली के कोर्ट में ट्रांसफ़र कराना है मैटर, तो जिस हाई कोर्ट के नीचे सूट चालू है ओरिजिनली, जो है बॉम्बे हाई कोर्ट, वहाँ अप्लाई करना होगा। रेफरेंस के लिए है कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट मंजुलता वर्सेस डॉक्टर M.L. नरसिम्हम 1985 वॉल्यूम 1 कर्नाटका लॉ जर्नल पेज 380।